जैसे ही अशोक दफ्तर से लौटा, उसकी पत्नी मोहिनी उस पर बरसने को तैयार खड़ी थी। अभी अभी किटी पार्टी से लौटकर जो आ रही थी। अजी, तुमसे शादी करके तो मेरे कर्म ही फूट गए। तुम जानते भी हो आज मेरी सारी सहेलियों के बीच मेरी कितनी बेइज्जती हुई। मेरी सारी सहेलियां अपने अपने डायमंड के गहने दिखा रही थी और मेरे पास एक सोने की अंगूठी तक नहीं थी दिखाने के लिए। चलो माना तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मुझे गहने लेकर दे सको, लेकिन कम से कम हर हफ्ते एक फ़िल्म दिखाने तो ले जा सकते हो या नहीं? क्या हमें हफ्ते में एक बार बाहर खाना तक नहीं खिला सकते? मुझे तो उम्मीद ही नहीं है कि इस जन्म में तुम मेरे शौक़ पूरे भी कर पाओगे। तभी बाहर से अशोक के पिता श्यामलाल जी की आवाज़ आई, बेटा, हमारी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, कल दफ्तर से आते हुए लेते आना। घर पहुंचते ही अपनी पत्नी और पिता की बातें सुनकर अशोक अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तुम लोगों की मांगे पूरी करते करते मैं तो पागल हो जाऊंगा। उसी समय अशोक ने अपने छोटे भाई अविनाश को फ़ोन लगाया। अविनाश, तुम तो विदेश जाकर आराम से नौकरी कर रहे हो और खूब धन कमा रहे हो। यहाँ माँ बाबूजी की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई हैं। तुम्हें नहीं लगता कि मेरा भी अपना परिवार है जिसे मुझे समय देना होता है? सारा दिन माँ बाबूजी की फरमाइश लगी रहती है। अपने परिवार के लिए तो मेरे पास वक्त ही नहीं है। क्या तुम थोड़ा समय नहीं निकाल सकते कि पिताजी की रिटायरमेंट पर कुछ रोज़ के लिए यहाँ आ जाओ? तुम तो वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी में ही मस्त हो गए हो। यहाँ माँ बाबूजी की जिम्मेदारी उठाते उठाते मैं थक गया हूँ। और उधर तुम्हारी भाभी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। तुम्हें तो मालूम है कि औरतों को अगर ना शॉपिंग करवाओ, ना मूवी दिखाओ और बस सास ससुर की सेवा करने को कहो तो पति का जीना हराम कर देती हैं। कम से कम माँ बाप से मिलने के लिए ही थोड़ा समय निकाल कर आ जाओ। अशोक की बात सुनकर अविनाश ने कहा, अरे भैया, ऐसा नहीं है कि मैं उनकी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता या मुझे आप सबकी याद नहीं आती, परंतु मैं अपनी नौकरी में कुछ व्यस्त चल रहा था, जिस कारण मैं भारत नहीं आ पाया। मेरा भी बहुत दिल है माँ और बाबूजी के साथ कुछ समय बिताने का, लेकिन क्या करूँ? इतनी मेहनत आखिर अपने माँ बाबूजी के लिए ही तो कर रहा हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर भारत आने की कोशिश करूँगा। इतना कहकर अविनाश ने फ़ोन रख दिया। इधर अशोक ने भी अपने छोटे भाई की बात सुनकर थोड़ी चैन की सांस ली। अशोक ने जैसे ही फ़ोन रखा तो उसकी पत्नी मोहिनी बोली, क्या कहा तुम्हारे भाई ने? कब आ रहा है? अब तो पूरा 1 साल होने को आया। कुछ ना कुछ उपहार तो हमारे लिए भी लेकर आएंगे और पूरे साल भर में जो पैसा कमाया होगा उसमें से कुछ तो हमें भी देकर जाएंगे। अकेले रह रहे हैं तो पैसा तो इकट्ठा हो ही गया होगा। मोहिनी की बात सुनकर अशोक बोला, तुम्हें क्या लगता है कि जितना पैसा उसने कमाया है वह सारा का सारा तुम्हारी झोली में डाल देगा? वह कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे तुम बहला फुसला कर सारे पैसे निकलवा लोगी। कहने को तो उसने कह दिया कि मैं माँ बाबूजी के लिए ही पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, लेकिन जब पैसे लगाने की बारी आएगी तो मुझे मालूम है वह भी पीछे हट जाएगा। लेकिन मैं तो साफ साफ बता देता हूँ कि अगर माँ बाबूजी हमारे साथ ही रहेंगे तो सारा खर्चा उसे उठाना पड़ेगा। मैंने यहाँ कोई वृद्ध आश्रम नहीं खोल रखा। मुझे भी अपने परिवार और बच्चों की चिंता है। बस तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक अविनाश यहाँ आए रहेगा तुमने माँ बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखना है। उन्हें समय पर दवाई और खाना बना देना है ताकि उसे भी लगे कि हाँ, हम माँ बाबूजी की कितनी सेवा करते हैं और उन पर कितना खर्च करते हैं। मोहिनी, कुछ दिनों में बाबूजी रिटायर भी होने वाले हैं और मुझे उनकी रिटायरमेंट का पैसा हर हाल में अपने पास चाहिए। मैं आज उनसे बात करता हूँ। अब मुझे इस कस्बे से बाहर निकलकर एक अच्छा सा घर खरीदना है। कुछ फ़ायदा तो हमारा भी होना चाहिए। 2 दिन बीते तो अशोक ने अपने पिता श्यामलाल जी से बात की और बोला,
बाबूजी, इस महीने की 31 तारीख को आप रिटायर हो रहे हैं और कुछ दिनों में अविनाश भी आने वाला है। अविनाश के आने की बात सुनकर श्यामलाल जी और उनकी पत्नी रमा जी बहुत खुश हो गई और कहने लगी, बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तूने अपने भाई को भी बुला लिया। देखो जी, हमारा बेटा हमारे बारे में कितना सोचता है। आपकी रिटायरमेंट की तैयारी वह अभी से कर रहा है। तभी अशोक बोला, माँ, वह सब तो ठीक है, पर ये तो सोचिए कि वह अमेरिका में इतने बड़े शहर में रहता है जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ तो हमारा केवल 2 कमरों का ही घर है और उसमें भी हर जगह सामान भरा हुआ है। अब आप ही बताइए, इतने छोटे से घर में हम सब लोग कैसे रह पाएंगे। अब वह हमारे बारे में इतना सोचता है तो हमारी भी उसके प्रति कुछ जिम्मेदारी तो बनती है ना। रमा जी बोली, बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो। तो अशोक बोला, माँ, मुझे लगता है कि अब हमें शहर में एक अच्छा सा मकान खरीद लेना चाहिए जहाँ हम सब लोग मिलकर एक साथ रह सकें। अपने बेटे की बात सुनकर रमा जी बोली, वह तो ठीक है बेटा, लेकिन इसमें तो बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। तभी अशोक ने कहा, माँ, मैं ये सोच रहा था कि बाबूजी के रिटायरमेंट के जो पैसे आने वाले हैं, अगर वह मुझे दे दे तो मैं एक बड़ा सा घर खरीद सकता हूँ। कुछ पैसे तो मैंने भी इकट्ठा किए हुए हैं। अब आप ही सोचिए, कल को जब अविनाश की शादी होगी तो उसके परिवार के रहने के लिए भी तो जगह चाहिए और मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग एक साथ ही एक घर में रहें। अपने बेटे की बात सुनकर रमा जी बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि कितना अच्छा है मेरा बेटा, जो घर और अपने परिवार के बारे में इतना सोच रहा है। ऐसा सोचते हुए उन्होंने अपने पति श्यामलाल जी से कहा, अजी, मैं तो कहती हूँ कि अशोक की सोच बिल्कुल सही है। आप अपने दफ्तर में बात करके देखिए। अगर कुछ पैसे पहले मिल जाते हैं तो अशोक अविनाश के आने से पहले ही एक बढ़िया सा मकान खरीद लेगा। अविनाश कितना खुश हो जाएगा। तभी श्यामलाल जी बोले, अरे मोहिनी, रिटायरमेंट के पैसे पहले मिलना बहुत मुश्किल काम होता है और वैसे भी घर कुछ दिनों में तो नहीं बनता। घर बनाने में तो महीनों लग जाते हैं। अविनाश भी कुछ ही दिनों में आ रहा होगा, इतनी जल्दी ये सब होना आसान नहीं है। तभी अशोक ने कहा, बाबूजी, इस बात की चिंता आप छोड़ दीजिए। आजकल बहुत अच्छे बने बनाए मकान मिल जाते हैं, इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस पैसों का इंतज़ाम करवा दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। अपनी पत्नी और बेटे के बार बार कहने पर श्यामलाल जी ने अपने ऑफिस में रिटायरमेंट के पैसे पहले निकलवाने के लिए अर्जी दे दी। उनके ऑफिस में उनकी ईमानदारी और अच्छी छवि को देखते हुए उनके पैसों का इंतज़ाम करवा दिया गया। पैसे मिलते ही अशोक ने देर करना उचित नहीं समझा। घर तो उसने पहले से ही देख रखा था, परंतु अपने माँ बाबूजी के सामने औपचारिकता निभा रहा था। कुछ ही दिनों में अशोक उन्हें वह मकान दिखाने के लिए ले गया। बड़ा सा मकान देखकर श्यामलाल जी और रमा जी की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह दोनों सोचने लगे कि जीवन भर कष्ट सहते हुए मुश्किलों से गुजारा किया था, अब चलो बुढ़ापा तो आराम से कटेगा। घर के बाहर खड़ी रमा जी ने अपने बेटे अशोक से कहा, बेटा, घर तो बहुत बड़ा और शानदार है। ये कहते हुए वह बाकी कमरों को देखने चली गईं। तभी मोहिनी ने अपने पति अशोक से कहा, सुनिए जी, क्या ये घर आप अपने माँ बाबूजी के नाम पर लेंगे। अशोक बोला, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया। मैं ये घर उनके नाम पर क्यों लेने लगा, ये घर तो मैं तुम्हारे नाम पर लूँगा। ये सुनकर मोहिनी बहुत खुश हो गई। घर पहुंचकर अशोक ने श्यामलाल जी से कहा, बाबूजी, ये पुराना घर तो हम बेच देंगे, लेकिन नया घर मैं आपके नाम पर ही लूँगा, इसलिए आप इस कागज़ पर दस्तखत कर दीजिए। ऐसा कहकर अशोक ने अपने पिता से कोरे कागज़ पर दस्तखत करवा लिए। उस समय श्यामलाल जी और रमा जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि अब पूरा परिवार एक साथ रहेगा। दिन बीतने लगे
और श्यामलाल जी की रिटायरमेंट का समय भी आ गया। उधर अविनाश भी अमेरिका से वापस आ गया और परिवार के सभी सदस्यों के लिए गिफ्ट लेकर आया। नए घर में पहुंचकर अविनाश ने अशोक से कहा, भैया आपने पुराना मकान क्यों बेच दिया? उस मकान में तो हमारा बचपन बीता था और आपने नया घर लिया भी तो मुझे खबर तक नहीं दी। इससे पहले कि अशोक कुछ बोलता, मोहिनी बीच में बोल पड़ी, अरे देवर जी, आपके लिए तो हमने इतना बड़ा मकान खरीदा है। अब आपकी शादी होगी तो आपकी पत्नी पुराने मकान में थोड़ी ना आएगी। इस घर में हम सब लोग इकट्ठे रहेंगे। फिर अपने खर्चों की सूची दिखाते हुए उसने कहा, ये देखिए देवर जी, हमने इतने पैसे खर्च किए हैं कि अब तो सारा पैसा ही ख़त्म होने वाला है। अभी तो पूरे घर के लिए फर्नीचर खरीदना है, माँ बाबूजी के कमरे के लिए नया पलंग लेना है और आपके भतीजे के कमरे में भी तो छोटा बेड और स्टडी टेबल रखवानी है। लेकिन अभी तो महीने का खर्च निकालना ही मुश्किल हो रहा है। मुझे तो लगता है कि ये सामान आने में सालों लग जाएंगे। तभी अविनाश ने कहा, लेकिन भाभी, मकान पर इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? अपने बेटे की बात पर रमा जी बोली, अरे नहीं बेटा, मकान के पैसे तो तुम्हारे बाबूजी ने अपने रिटायरमेंट के पैसों से दिए हैं और फिर पुराना मकान भी तो बेचा है। हाँ, थोड़ा बहुत पैसा तुम्हारे भाई ने भी खर्च किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रमा जी की बात सुनकर मोहिनी उन्हें तिरछी नज़रों से देखने लगी और फिर मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। रिटायरमेंट के बाद श्यामलाल जी घर में रहने लगे। एक दिन अविनाश ने कहा, बाबूजी, अब तो भैया की यहाँ सेटिंग हो गई है, आप लोग मेरे साथ चलकर रहिए, मैं भी वहाँ अकेला हूँ। उसी समय मोहिनी झट से बोली, अरे देवर जी, माँ बाबूजी को आप यहीं रहने दीजिए। अब आप ही बताइए, आपके आने जाने का तो कोई समय ही नहीं है, फिर आप इनका ख्याल कैसे रख पाएंगे? यहाँ तो कम से कम 2 लोग मिल जाते हैं बात करने के लिए। तभी रमा जी बोली, हाँ बहू सही कह रही है, एक बार तेरी शादी हो जाए फिर हम तेरे साथ चलेंगे। उसी समय जैसे ही मोहिनी किचन में गई, अशोक पीछे से आया और बोला, अच्छा भला ये लोग यहाँ से जा रहे थे, हमें छुटकारा मिल जाता, तुमने उन्हें क्यों रोक लिया? अरे आप समझते क्यों नहीं, बाबूजी की हर महीने की पेंशन आएगी, वह भी तो हमें चाहिए। और फिर घर की देखभाल और काम करने के लिए अब मैं कोई नौकर थोड़ी ही रखूँगी। इतना कहकर दोनों किचन से बाहर आ गए। तभी अविनाश रमा जी से बोला, माँ, यदि आप मेरे साथ नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, मगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। मेरे रहते आपको किसी बात की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इस समय मोहिनी बोली, अब क्या बताएं देवर जी, अब बाबूजी की कमाई तो आएगी नहीं और बुढ़ापे में 100 तरह के खर्चे होते हैं। आपके भैया अब क्या क्या संभालेंगे? बच्चों की पढ़ाई के भी कितने खर्चे हैं। अपनी भाभी की बात सुनकर अविनाश ने कहा, तुरंत उन्हें 50,000 का चेक भरकर अपने भाई की तरफ बढ़ा दिया। भैया, मैं हर महीने आपके पास पैसे भेज दिया करूँगा। पापा को रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन तो मिलेगी, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा खर्च होना चाहिए। जैसे ही अविनाश ने चेक आगे बढ़ाया, उसी समय मोहिनी ने चेक को लपक लिया। चेक देकर अविनाश वापस अमेरिका चला गया। कुछ दिन तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। मोहिनी अपनी सास ससुर से हंसकर बातें करके सारे काम करवा लिया करती। एक दिन अशोक अपने पिता से बोला, बाबूजी, आपको बार बार बैंक में आने और जाने में दिक्कत होती होगी। मैं ऐसा करता हूँ कि हम दोनों का एक ही बैंक में जॉइंट अकाउंट खुलवा देता हूँ, फिर बैंक का सारा काम मैं ही संभाल लिया करूँगा। श्यामलाल जी को ये बात ठीक लगी, इसलिए उन्होंने हामी भर ली। अशोक तो जैसे इसी मौके की तलाश में था। उसने धीरे धीरे अपने पिताजी के अकाउंट का सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना शुरू कर दिया। जैसे ही 1 महीना बीता, मोहिनी रमा जी से बोली, माँ जी,
क्या बाबूजी ने बैंक से पेंशन के पैसे निकलवाए हैं? रमा जी बोली, हाँ बहू, कल तुम्हारे बाबूजी इस रास्ते से गए थे तो सोचा अपनी पेंशन भी निकलवा लाए। ये सुनकर मोहिनी बोली, माँ जी, आजकल महंगाई कितनी हो गई है, तो घर का राशन, सब्जी, दूध ये सब बाबूजी को ही लाने के लिए कह दीजिएगा, क्योंकि इनके पास वक्त ही नहीं होता और ऊपर से पैसों की भी तंगी चल रही है। इतना कहकर मोहिनी वहाँ से चली गई। रमा जी ने ये सारी बातें अपने पति श्यामलाल जी को बताई। श्यामलाल जी मोहिनी से बोले, बहू, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब अविनाश पैसे भेज रहा है फिर इतनी दिक्कत कैसे हो रही है। अब इससे ज़्यादा खर्च तो मैं भी नहीं कर सकता, हम दोनों की दवाइयों का खर्च भी तो है। इतना सुनते ही मोहिनी गुस्से में तिलमिला गई और भड़कते हुए बोली, बाबूजी, आप क्या चाहते हैं? जो पैसे हमें देवर जी देते हैं उसका हम आपको हिसाब दें? फिर इतने साल हमने आप लोगों के लिए जो कुछ भी किया उसका तो हमने कभी हिसाब नहीं मांगा। वे दोनों ये बातें सुनकर हैरान रह गए। एक दिन जब श्यामलाल जी सब्जी लेकर घर आए तो पसीने से भीगे हुए थे। उनकी ये हालत देखकर रमा जी बोली, बहू तो हमारी तकलीफ़ समझने से रही, क्यों ना आप अशोक से बात करें कि अब आपसे ये सब नहीं होगा। अभी ये बात चल ही रही थी कि इतने में मोहिनी उनके कमरे में आई और बोली, माँ जी, आज काम वाली बाई नहीं आएगी तो रसोई में कुछ बर्तन पड़े हैं, उन्हें साफ़ कर दीजिएगा, और मशीन में कपड़े भी धुल गए होंगे, उन्हें पानी से निकाल कर सुखाने डाल दीजिएगा। मैं पार्लर से होकर आती हूँ। ये कहकर मोहिनी चली गई। रमा जी सोचने लगी कि पहले तो प्यार से काम करने को कहती थी, लेकिन अब उसमें भी रौब जताती है। धीरे धीरे रमा जी और श्यामलाल जी की हालत बद से बदतर होने लगी। एक तो बेटा जो उनकी बात ही नहीं सुनता था, और ऊपर से बहू जो हर दिन उन्हें और परेशान कर रही थी। बहू के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। एक दिन रमा जी अपने पति श्यामलाल जी से बोली, इससे तो अच्छा होता कि हम अविनाश के साथ ही चले जाते, लेकिन आजकल तो वह भी फ़ोन नहीं करता। अब पानी सर से ऊपर जाने लगा है, हमारा इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। दरवाजे पर कान लगाए मोहिनी सारी बातें सुन रही थी। उसने अपने कमरे में जाकर अपने पति अशोक को सब बातें बताईं, लेकिन वह दोनों अपने माँ बाबूजी को अविनाश के पास भेजना नहीं चाहते थे। यदि वे ऐसा करते तो ना तो उन्हें बाबूजी की पेंशन मिलती और ना ही अविनाश उनके पास पैसे भेजता। फिर दोनों ने योजना बनाई कि माँ बाबूजी से कैसे छुटकारा पाया जाए। अगले दिन अशोक बोला, बाबूजी, अविनाश का फ़ोन आया था, उसने आपको अपने पास अमेरिका बुलाया है। मैं सोच रहा हूँ कि आप दोनों का टिकट करवा दूँ, आप क्या चाहते हैं? अशोक की बात सुनकर वे दोनों खुश हो गए और बोले, हाँ बेटा, यही सही रहेगा। ठीक है बाबूजी, आप लोग अपनी पैकिंग कीजिए, हम 2 दिन में ही निकलेंगे। ऐसा कहते हुए अशोक ने अपनी पत्नी मोहिनी की तरफ देखकर मुस्कुराया। अगले दिन जब वह दोनों जाने की तैयारी कर रहे थे तो मोहिनी अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी, इतना सोना पहनकर मत जाइए, आप अपने जेवर और लॉकर की चाबी मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें सुरक्षित रखवा दूंगी। रमा जी ने उसकी चालाकी समझे बिना उसे चाबी दे दी। अगले दिन सुबह अशोक उन दोनों को लेकर मुंबई के एयरपोर्ट ले जाने के लिए निकल गया। तभी श्यामलाल जी बोले, बेटा, जहाँ हम रहते हैं वहाँ से तो दिल्ली ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, फिर मुंबई से फ़्लाइट पकड़ने की क्या ज़रूरत थी? ये बात सुनकर अशोक ने अपने पिता से कहा, बाबूजी, दिल्ली से फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं मिलेगी, मुंबई से डायरेक्ट फ़्लाइट मिलेगी। मैं यहाँ से आपको फ़्लाइट में बैठा दूँगा, वहाँ से अविनाश आपको उतार लेगा। वहाँ पहुँचकर अशोक ने कहा, आप लोग यहीं बैठिए, ज़रा इंक्वायरी करके आता हूँ। इतना कहकर अशोक वहाँ से चुपचाप निकल गया।
करीब 1 घंटे बाद श्यामलाल जी बोले, बहुत समय हो गया, अशोक अभी तक लौटा नहीं। तो रमा जी बोली, अरे आपको क्या पता कि कितना समय लगता है, हमने पहले कभी फ्लाइट पकड़ी है क्या। तो इंतज़ार करते करते रात हो गई, लेकिन अशोक का कुछ अता पता नहीं था। परेशान होकर रमा जी बोली, मुझे तो अपने बेटे की चिंता हो रही है, वह ठीक तो होगा ना। इतना सुनते ही श्यामलाल जी ने कहा, अशोक बच्चा तो नहीं है कि कहीं गुम हो जाएगा, मुझे तो कुछ और ही मामला लग रहा है। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकले और इधर उधर लोगों से पूछने लगे, परंतु इतने बड़े शहर में कहाँ किसी को एक दूसरे की पड़ी थी। रमा जी ने अपने साथ जो खाना बनाकर लाई थी, उन्होंने वही खोला और वे दोनों खाना खाने लगे और वहीं एक बार बिछाकर लेट गए। अगले दिन सुबह जब नींद खुली तो श्यामलाल जी अपनी पत्नी से बोले, अब हमारा बेटा नहीं आएगा, उसने हमारे साथ छल किया है, अपने शहर से इतनी दूर इस महानगर में हमें छोड़कर चला गया है। इस पर रमा जी बोली, मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि आप अपने पास एक मोबाइल फ़ोन रखा कीजिए, लेकिन आप मानते ही नहीं। चलिए अब अपनी डायरी निकालिए और उसमें से अविनाश का नंबर निकालकर उसे फ़ोन करते हैं। रमा जी के कहने पर जैसे ही श्यामलाल जी ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उनकी जेब में उनकी पॉकेट डायरी भी नहीं थी। ये देखकर वह हैरान रह गए। घर से इतनी दूर अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह लोग वापस जा पाते। इधर मोहिनी और अशोक अपने घर में खूब मज़े से रह रहे थे। जब अविनाश का फ़ोन आया और उसने माँ बाबूजी के बारे में पूछा तो मोहिनी ने कहा, हमने माँ बाबूजी को 4 धाम की यात्रा पर भेजा है, उन्हें आने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। खैर कुछ दिन बीते तो अविनाश अपने काम के सिलसिले से फ़्लाइट पकड़कर मुंबई आया। जैसे ही वह एयरपोर्ट से बाहर निकला तो एक आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। बाबूजी, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, 10 रुपए के 2 पेन हैं, खरीद लेंगे तो इस बूढ़े को भी कुछ मिल जाएगा। अविनाश ने आवाज़ की दिशा में देखा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। अपने बूढ़े पिता को आज तक उसने केवल सम्मान से सिर उठाकर जीते देखा था। आज उसकी नज़रें झुक गई थी। बगल में देखा तो उसकी माँ चिप्स के पैकेट लिए लोगों को खरीदने का आग्रह कर रही थी। जैसे ही अविनाश उनकी ओर गया तो श्यामलाल जी बोले, हाँ हाँ बाबू आओ, ये 2 पेन हैं। और इतना कहते हुए उन्होंने ऊपर देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उनकी आवाज़ मानो गले में ही रुक गई और वे फफक कर रो पड़े। अविनाश ने अपने माँ बाबूजी को अपने बाहों में समेट लिया। माँ बाबूजी, आप लोगों की ऐसी हालत और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। बेटे को देखकर रमा जी खुद को संभाल नहीं पाई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। श्यामलाल जी ने उसे सारी घटना से अवगत कराया। अपने भाई भाभी की करतूत सुनकर उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सबसे पहले अपने माँ बाबूजी को भरपेट खाना खिलाया और फिर उन्हें अपने साथ लेकर घर के लिए निकल पड़ा। घर के दरवाजे पर आकर जैसे ही अविनाश ने दस्तक दी, उसे देखकर मोहिनी और अशोक के होश उड़ गए। मोहिनी बोली, अरे देवर जी, आप अचानक यहाँ, लेकिन माँ बाबूजी तो अभी तक नहीं आए। तो अविनाश बोला, तो क्या हुआ, घर तो मेरे माँ बाबूजी का ही है, क्या मैं बिना बताए अपने घर में नहीं आ सकता। मोहिनी बोली, क्यों नहीं देवर जी, ये बताइए इस बार आप अपनी भाभी के लिए कौन सा उपहार लेकर आए हैं। अविनाश ने कहा, उपहार तो ऐसा लेकर आया हूँ कि आप एक बार देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। ज़रा दरवाजे की तरफ देखिए। ऐसा सुनकर मोहिनी ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी और साथ में उसके सास ससुर भी। उन्हें देखकर जैसे ही अशोक उनकी ओर बढ़ा
तो अविनाश ने उसे एक जोर का तमाचा जड़ दिया और बोला, बाबूजी के ही पैसे लेकर तुमने इतना बड़ा घर बनाया और उन्हें ही बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हें खर्च भेजता रहा, फिर भी तुम्हें ये बोझ लगने लगे। बस बहुत हुआ। इस हरकत के लिए तो तुम्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए। आखिरकार कोर्ट का फैसला श्यामलाल जी के हक में आया। उन्होंने मकान बेच दिया और अपने बेटे अविनाश के साथ विदेश चले गए, जहां उन्होंने एक संस्कारी भारतीय लड़की से अविनाश का विवाह करवाया, जिसने उन्हें माँ बाप जैसा प्यार और सम्मान दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ में। जब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।